नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर हिट फास्ट रिवीजन सामान्य ज्ञान भाग जो कि संबंधित है यूपीएसएससी या यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 संबंधित। इस पूरी सीरीज का हमारा उद्देश्य यही कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में जबकि आपने तैयारी बेहतरीन तरीके से वास्तव में कर ली होगी, तो कम समय में बेहतरीन तरीके से कैसे आपके पूरे जीके पार्ट को रिवाइज कराया जा सके, जिससे एग्जाम के दौरान जो है आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो इसी कड़ी में कुछ पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं और नया पार्ट लेकर के आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर टेस्ट सीरीज के माध्यम आप टेस्ट सीरीज के माध्यम आप चाहते हैं कि जो यूपीएससी जीके पार्ट के कंप्लीट पाठ्यक्रम आधारित सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे देखिए 3 तरीके से मैंने बना रखे हैं, आपको मैं क्लियर कर दूँगा। अगर आपको बेसिक तैयार करना है तो उसके लिए जो टॉपिक वाइज़, यूनिट वाइज़ है वो टेस्ट दीजिएगा। और अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, सीधे आप जो है प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वहाँ पे मॉडल पेपर आपको मिल जाएँगे, वन लाइनर के और सिंपल मॉडल पेपर, उनसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारा कुछ आपकी में जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो पहला पॉइंट संबंधित है आईसीटी से, नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रमुख प्रकार। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के जो प्रमुख प्रकार वो यहाँ पे दिए हैं। पहला है स्टार नेटवर्क। इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड होता है जो इंटेलिजेंस से युक्त होता है, बाकी नोड इससे जुड़े रहते हैं। इस केंद्रीय नोड को हम हब के नाम से जानते हैं। दूसरा मेश नेटवर्क है। मेश नेटवर्क या उच्च स्तर की अतिरेकता प्रदान करता है, जिसमें प्रत्येक नोड का कोई अन्य नोड से कई अन्य नोड से के साथ कनेक्शन होता है, जिसमें किसी भी नोड से कई मार्गों से संदेश भेजा जा सकता है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क ये एक सरल टोपोलॉजी है जिसमें 2 नोड्स सीधे जुड़ते हैं। रिंग नेटवर्क, इसमें सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप से जुड़े होते हैं, जिससे प्रत्येक नोड को अपने निकटतम नोड से डेटा प्राप्त होता रहता है। बस नेटवर्क, इसमें एक एकल केंद्रीय केबल शामिल है, जिससे सभी नेटवर्क डिवाइस सीधे जुड़े होते हैं। किसी एक नोड से दूसरे नोड को डाटा प्रेषित करने से पहले ये जांचना होता है कि बस में कोई डाटा प्रभावित तो नहीं हो रहा है। और अगला है डेज़ी चेन। डेज़ी चेन या जो है नोड्स की एक रैखिक श्रृंखला है जहां प्रत्येक नोड अंतिम नोड्स को छोड़कर 2 अन्य नोड से जुड़ा होता है। और हाइब्रिड टोपोलॉजी, इसमें 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी आपस में जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट है अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है। ये किसका कथन था? तो यह कथन था स्वामी दयानंद का। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बच्चा। इसे यह नाम जो है पेरू के मछुआरों द्वारा बाल ईसा के नाम पर दिया गया है, क्योंकि इसका प्रभाव सामान्यतः क्रिसमस के आसपास अनुभव किया जाता है। यानी 25 दिसंबर के आसपास, यानी दिसंबर में अल नीनो की घटना देखने को मिलती है, इसीलिए इसका नाम जो है जो पेरू के मछुआरे हैं उन्होंने बाल ईसा के नाम पर दिया हुआ है। अल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि ला नीना में समुद्र की सतह का तापमान कम होने लगता है। ये अंतर महासागरीय घटनाओं समेत दुनिया के मौसम और जलवायु को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने का कारण बन सकते हैं। ला नीना एक प्रतिसागरीय धारा है जो पश्चिमी प्रशांत सागर में उस समय उत्पन्न होती है जबकि पूर्वी प्रशांत सागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अल नीनो की घटना आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहती है, जबकि ला नीना की घटनाएं जो है 1 वर्ष में 3 वर्ष तक बनी रह सकती हैं। अल नीनो की वजह से तापमान गर्म होता है और ला नीना के कारण ठंडा होता है। तो ये अल नीनो और ला नीना संबंधित कुछ फैक्ट्स थे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अनुच्छेद 243 ए, ये ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करे। यानी अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो ग्राम सभा से संबंधित है। ग्राम सभा के अंतर्गत इसमें क्या दिया गया? तो इसमें दिया गया कि जो ग्राम सभा है ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करे। अगला पॉइंट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 आई वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोगों के गठन से संबंधित है। नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग में निहित होता है। अनुच्छेद 243 डी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 246 जो संबंधित है वह संबंधित है जनगणना हेतु केंद्र सरकार के दायित्व से। देखिए सारे वो अनुच्छेद है जहां मतलब ये जो फैक्ट्स है वो आपके या तो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। किस वर्ष लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू समाचार पत्र वंदे मातरम को प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था लाला लाजपत राय द्वारा। कहाँ प्रारंभ किया गया था? लाहौर में। और किस वर्ष? 1920 में।
सेबी के मुख्य कार्यों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सेबी के मुख्य कार्य हैं स्टॉक एक्सचेंज और अन्य प्रतिभूति बाजारों का विनियमन करना, म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश योजनाओं को पंजीकृत कराना तथा उनका विनियमन करना, स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट ब्रोकर बैंकर्स तथा पोर्टफोलियो प्रबंधक आदि के कार्यों का नियमन करना तथा उन्हें पंजीकृत करना। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन था? तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन। किस वर्ष से दिखाई दिया था? आप कमेंट कीजिएगा। अमरकंटक पठार से उद्गम होता है सोन नदी और नर्मदा नदी, यानी जो सोन नदी और नर्मदा नदी, इन दोनों नदियों का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक पठार है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था? तो संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया था। स्टॉक मार्केट को प्राथमिक बाजार और सेकेंडरी बाजार में विभक्त किया जा सकता है। प्राथमिक बाजार वह बाजार है जहां शेयर या प्रतिभूतियां बाजार में पहली बार बिकने जाती है और ट्रेडिंग होती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट वह बाजार है जिसमें पुरानी प्रतिभूतियों में व्यापार होता है। इस मार्केट में कानून के तहत काम करने वाले स्वीकृत प्राप्त पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज शामिल होते हैं। कैमूर श्रेणी के उत्तर में यमुना नदी और दक्षिण में सोन नदी बहती है। विश्व के कुल 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण बाघों के संरक्षण के लिए अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो अप्रैल 1973 में प्रारंभ किया गया था तथा इसके अंतर्गत 9 बाघ अभयारण्यों को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। वर्तमान भारत में बाघ अभयारण्य की स्थापना 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के एक भाग के रूप में की गई थी और इसका प्रशासन भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। मार्च 2024 तक की अगर हम बात करें तो 55 संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। देश का 54वां एवं 55वां बाघ अभयारण्य कौन कौन सा? तो ये क्रमशः वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश है और दूसरा है जो 55वां है वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान है, जिन्हें वर्ष 2023 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। वर्तमान में एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं भी इसको क्रॉस चेक कर लूंगा, अगर कोई डेटा अपडेट हुआ होगा तो आने वाले जो अपकमिंग वीडियो है उसमें मैं शामिल कर लूंगा। देश का 53वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में गुरघासीदार राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला वन जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को जुलाई 2021 में घोषित किया गया था। 52वां टाइगर रिजर्व विषधारी अभयारण्य राजस्थान में, जिसे 2021 में राजस्थान सरकार ने टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्रदान की थी। जब हम यहाँ पर बाघ टाइगर रिजर्व की बात करें तो कुछ फैक्ट्स और ले लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो यह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। जबकि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह है नामदफा टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश सांखला को। वर्ष 2023 तक भारत में जंगली बाघों की संख्या 3682 थी, जो विश्व के जंगली बाघ आबादी का लगभग 75% है। भारत में सबसे अधिक बाघ आबादी वाला राज्य, देखिए ये जो डेटा है हमारे पास वो 2022 तक जो उपलब्ध नवीनतम आंकड़े हैं उसके आधार पर लिया गया है। जब इसको जब मैं डेटा कलेक्ट मैंने इसको किया था, लास्ट जो मैंने इसको क्रॉस चेक किया था जून 2024 में किया था, तब तक यही डेटा था। अगर जून 2024 के बाद नहीं बदला तो यही डेटा होगा, ठीक है। और अगर बदला होगा तो फिर आपको अपकमिंग वीडियो में मिल पाएगा। ये आप एक बार से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में 785 बाघ, उत्तराखंड में 560 बाघ, कर्नाटक में 524, महाराष्ट्र में 444, तमिलनाडु में 306 और उत्तर प्रदेश में 205 बाघ है। ये जो कि नवीनतम आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर, यानी सबसे पहले स्थान में मध्य प्रदेश है, दूसरा उत्तराखंड का, तीसरा कर्नाटक है, चौथा महाराष्ट्र का, पांचवा तमिलनाडु का और छठा स्थान आता है बाघों की संख्या में उत्तर प्रदेश का। 29 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बाघ से संबंधित कुछ फैक्ट है, आगे बढ़ लेते हैं। इलो प्रणाली किस खेल से संबंधित है? इलो प्रणाली जो है शतरंज खेल से संबंधित है। नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संचार स्थापित करने तथा डाटा स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं के समूह को ही हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। जनगणना 2011 से संबंधित कुछ फैक्ट्स, देखिए जैसा आप लोग जानते हैं जनगणना 2021 अभी तक फैक्ट्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है कि जो ज्यादातर क्वेश्चन बनने वो जनगणना 2011 से बनेंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे जो कि महाराष्ट्र में है और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला ये अरुणाचल प्रदेश का कुरंग है। भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। कृष्ण की वंशी का अवतार किसे माना जाता है? तो स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संकीर्तज्ञ होने के कारण
कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 1951 में एनआरसी तैयार किया था। एनआरसी तैयार करने वाला राज्य जो है असम है। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC भारत सरकार के कार्यक्रम है जिसे 2008 में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए शुरू किया गया था। कार्य योजना 2008 में 8 उप मिशनों के तहत शुरू की गई थी। और ये मिशन कौन कौन से, मुझे याद है कि इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आपके यहाँ पिछले एग्जाम में पूछा गया था। ये मिशन कौन कौन से है? पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये 8 मिशन है। अगला पॉइंट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा खगोलीय अध्ययन के लिए एस्ट्रोसेट नामक एक उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था वर्ष 2007 में। और डिस्लेक्सिया संबंधित पढ़ने संबंधी समस्या से चार्टर अधिनियम 1813 के अनुसार सर्वप्रथम भारत में शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए प्रदान किए गए थे। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जिस पर स्थित राज्यों की अगर बात करें तो ये है त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इनको मैप पे आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी है जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। आचार्य विनोबा भावे जिनको 1958 में जो है रेमंड मैग्नस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो यह की गई थी 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। 30 अप्रैल 1956 को दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। 2021 विश्व पर्यावरण दिवस की विषय की अगर हम बात करें, चलिए ये पॉइंट अपडेट नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। प्रथम बहुत संगीत का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। दिसंबर 2008 को गूगल क्रोम का 43 भाषाओं में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रचालन हेतु बीटा संस्करण जारी किया गया था। एलिफेंटा का ऐतिहासिक नाम धारापुरी है और जो कि कोकड़ी मौर्य की राजधानी थी। तो दोस्तों ये था आज का पार्ट। मेरी आपको यही सलाह रहेगी जो भी वीडियो आप देखते हैं, पढ़ाई वाले जो भी वीडियो देखते हैं, उन्हें कम से कम आप 2 बार जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स होते हैं पढ़ाई को एक बार में आसानी से आपके मस्तिष्क पटल पर स्थान नहीं बना पाते। तो एग्जाम में अगर आपको बेहतर करना है तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो से 2 बार जरूर देखना चाहिए। और आप चाहें तो समय बचाने के लिए स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। एक बार आप आराम से देख लीजिए और दूसरी बार स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के देख लीजिए, तो आपके समय की भी बचत होगी और मुझे लगता है ये एक बेहतर रणनीति होगी। एंड हमारे साथ विभिन्न जो मेथड है उनसे जुड़ने के लिए वो सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, ऐप डाउनलोड का लिंक है। तो इनमें से जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें आप आसानी से जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।